अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरम काशिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ पर डॉक्टर इनाम दानिश अपनी राय देते हैं, डिस्कशन करते हैं, आपके सवालात अगर होते हैं तो उसके जवाबात भी देते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बच्चों के दिल में सुराख। इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इसके सिम्टम्स के हवाले से, साथ साथ इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इस पर हम बात करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और उन्हें करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि बच्चों के दिल में जो सुराख होता है वो क्या होता है, इसको थोड़ा आप डिटेल में शेयर कीजिएगा। दिल में सुराख एक जनरल टर्म है। इसमें बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं जो पैदाइश के वक्त मौजूद होती हैं। आप ये समझें कि 1000 बच्चों में तकरीबन 1 से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनमें दिल की ये डिफेक्ट्स होते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, दिल में सुराख होता है। अब ये बच्चे किस उम्र तक पहुंच सकते हैं, इस बात का इन्हिसार इस पे है कि डायग्नोसिस कब होती है, डिज़ीज़ की सीवियरिटी कितनी है, यानी कि जो सुराख है वो कितना बड़ा है या कितना शदीद है, तो उसकी सीवियरिटी के पे डिपेंड करता है। किस एज में डायग्नोसिस होती है और ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए दिल के सुराख का या बीमारियों का, तो आम तौर पे लाइफ 20 ईयर्स तक होती है। मगर अर्ली स्टेज में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो एक नॉर्मल लाइफ भी गुजर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ नीले होंठ होने का जिक्र किया आपने, तो क्या दिल की तमाम बीमारियों में बच्चों के जो होंठ हैं वो नीले हो जाते हैं? दिल में सुराख की जो बीमारियां होती हैं उनको दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। यानी कि वो बीमारियां जिनमें बच्चे ब्लू हो जाते हैं, उनके लिप्स ब्लू हो जाते हैं, ज़बान, होंठ, हाथ, पाँव और स्किन ये ब्लू हो जाती हैं, तो इन्हें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर ये साइनोसिस या ब्लू नहीं होते, बच्चे नॉर्मल कलर होता है, उनको ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो ये दोनों जब एट द टाइम ऑफ बर्थ आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि जो बच्चे ब्लूइश होते हैं जिनके लिप्स वगैरह, तो वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहलाती हैं। अच्छा, पैदाइशी तौर पर बच्चों में दिल के सुराख की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पैदाइशी तौर पर और कौन कौन से सुराख हैं जो बच्चों में हो सकते हैं? दिल में सुराख एक जनरल टर्म है जो पब्लिक यूज़ करती है, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं। नाम बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों की फैमिली में ये बच्चे हैं वो ये समझ लें कि हाँ, उन डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये सबसे कॉमन है। उसके बाद ASD है, PDA है, टेटोलॉजी ऑफ फेलो जिसे टॉफ कहते हैं, PFO है, पेटेंट फोरामेन ओवेल, ये कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, एब्स्टन एनॉमली, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आ जाती हैं, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट और राइट हार्ट ये भी इसके अंदर शामिल होता है, और कार्डियोमायोपैथी है, इवन कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक होता है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, यानी कि दिल में सुराख एक सिर्फ एक वर्ड है, मगर डॉक्टर की नज़र में इसकी डायग्नोसिस करनी है कि इसका मतलब क्या है। इनमें से जो मैंने लिस्ट गिनवाई है और भी डिजीज़ हैं कि कौन सी डिजीज़ है और उसका किस एज में क्या ट्रीटमेंट करना है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश और आज हम बच्चों में मौजूद जो दिल के सुराख होते हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स। अब मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि रिस्क फैक्टर ऐसी कौन सी माएँ होती हैं जिनके अंदर ये ख़तरा होता है कि उनके बच्चों के दिलों में सुराख हो सकता है पैदाइशी तौर पर? अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक रिस्क फैक्टर्स का है कि किन पेरेंट्स के जो बच्चे ऐसे होते हैं, किन लोगों में ज़्यादा इसके चांसेस हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रूबेला इन्फेक्शन है कि प्रेगनेंसी के अगर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर रूबेला इन्फेक्शन होता है, जिसको जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट। अल्कोहल इंटेक, अगर मदर अल्कोहल लेती हैं या टोबैको लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं। इसके अलावा कुछ फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ होती हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर प्रेगनेंसी में प्रॉपर मदर की न्यूट्रिशन अगर अच्छी ना हो, ख़ासतौर पे फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए, तो फॉलिक एसिड जो है वो ज़रूर लेना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर। इस तरह
अगर ओवर एज के अंदर यानी कि ज़्यादा एज के अंदर प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के अंदर इसका रिस्क बढ़ जाता है। ओवरवेट होना भी बहुत बड़ी एक वजह है। अगर जिन मदर का वेट ज़्यादा होता है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है कि बच्चों में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। इसी तरीके से कुछ बीमारियां हैं जो सिंड्रोम्स कहलाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, मार्फान सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। तो ये भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हार्ट डिजीज़, इस तरह की कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि कुछ एहतियात है, क्या एहतियात करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है? अब ये है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये मैसेज अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और जहाँ तक जितने ज़्यादा लोगों को पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाएँ कि हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो मैं आगे बताऊँगा आपको, लेकिन प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रिवेंशन स्टार्ट होती है स्कूलिंग से। स्कूल एज में बच्चों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जिसमें स्पेशली सेक्सुअल उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि आगे चल के उनको पेरेंट्स बनना है। लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ बहुत कॉमन है, आप डायग्नोज कर सकते हैं। इसी तरह बॉयज़ के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसको भी आप डायग्नोज करके उस एज में ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी होता है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हमारी क्लास में हमारा क्लास फेलो था, है बल्कि, तो वो बच्चों की तरह दिखाई देता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यार तुम्हारे पास पेशेंट कैसे आएंगे, अगर आएंगे भी तो कहेंगे बेटा अब्बू को बुलाएं। उसको किसी ने गाइड किया, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गया और हमने देखा कि उसने ट्रीटमेंट कराया। हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन उसका कम हो या कुछ भी हो, तो ट्रीटमेंट के कुछ अर्से के बाद ही वो एक लंबा चौड़ा मर्द बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक यंग एज के अंदर जब ये सब चीज़ें ट्रीटेबल हो सकती हैं, उसी वक्त से आप अपने बच्चे की केयर करना शुरू करें, उसी वक्त से आप अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाना शुरू करें। उसके बाद फिर आ जाता है शादी का मरहला। तो अगर फैमिली में कोई डिफेक्ट्स हैं, मेंटल रिटार्डेशन है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो कोशिश करें कि कज़न मैरिज से अवॉइड करें। अगर चलें शादी हो गई, अब उसके बाद उनको पेरेंट्स बनना है, तो कम से कम 3 महीने पहले डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। रूबेला वैक्सीन 3 महीने पहले, प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले लगवा लेनी चाहिए। उसके अलावा जो मदर का टेस्ट कराएं कि अगर ओवरवेट है, वेट कम करें, डायबिटिक हैं तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल करें। तो ये पहले सब चीज़ें प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि प्रॉपर हेल्दी टाइम पे जो है वो प्रेगनेंसी होती है। अब प्रेगनेंसी भी हो गई तो फिर डॉक्टर के को दिखाना चाहिए। लोग तो बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पे जा रहे होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में देख लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड में आइडिया हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम है। सेकेंड वीक में, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 18 से 24 वीक्स ये कह लें कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 4-5 महीने के तकरीबन एज पे जाके फिर स्क्रीनिंग दोबारा होती है अल्ट्रासाउंड की, और उसमें बच्चे की हार्ट के बारे में भी देखा जाता है कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है तो बच्चे के हार्ट का एकोकार्डियोग्राम भी होता है। तो यानी कि अभी माँ की पेट में ही है और उसका बच्चे का एको करते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या करना है। उसके अलावा एक और फ़ायदा ये है कि अगर ये हम चेंज तो नहीं कर सकते, अगर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, मगर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डिलीवरी कैसे करनी है, पर वेजाइनल करनी है, सिजेरियन सेक्शन करना है और किस जगह पे करनी है। ऐसी जगह पे जहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हो, क्योंकि बच्चा जब पैदा होगा तो उसके बाद हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा हो या बच्चा ब्लू हो, तो उसको ट्रीट आम गायनाकोलॉजिस्ट तो नहीं कर सकता है। तो इसका अल्ट्रासाउंड कराने और स्क्रीनिंग करने का ये फ़ायदा है कि आपको पहले से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का बेबी आ रहा है, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो सारी ऑप्शन मौजूद होंगे। अच्छा, यहाँ ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अब ये कि इनकी अलामात क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितनी सीवियर है। जिनको माइल्ड डिजीज़ होती है, बहुत
सुराख ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनको अलामात बचपन में या पैदा होने के बाद ज़ाहिर नहीं होती। जिनको शदीद किस्म की बीमारी होती है, सुराख बहुत बड़े होते हैं, तो उन बच्चों का साँस फूल रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेट नहीं पा रहे होते, फीडिंग नहीं कर पा रहे होते। कुछ लोग जो है ब्लू हो जाते हैं, बच्चे ब्लू हो जाते हैं कि लिप्स ब्लू हो गए, हाथ ये नेल्स जो हैं और पाँव ये सब जो है वो ब्लू नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा वेट गेन नहीं करते, बच्चों का वेट बहुत कम रहता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि पेरेंट्स बच्चों को इसीलिए लेके आते हैं डॉक्टर के पास कि वेट गेन नहीं कर रहा है बच्चा। जब वो स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं तो हार्ट के अंदर मरमर आ रही होती है, साउंड आ रही होती है। तो इस तरह भी आते हैं बच्चे, बहुत जल्दी थक जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल एज में डायग्नोज होते हैं कि जब वो आम बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाते हैं और कुछ तो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे बच्चे, इनको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो जब डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो वो ऑस्कल्टेट करते हैं। तो लाजमी तौर पे डिलीवरी के बाद एक पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाना चाहिए, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, कि वो ऑस्कल्टेट करके ये देख लें कि कोई कार्डियक इशू तो नहीं है, कोई मरमर तो नहीं है। कि मरमर क्या होती है? एक एब्नॉर्मल साउंड होती है हार्ट की, जो हम स्टेथोस्कोप से सुन लेते हैं। तो ज़रूर बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसके बाद आप वो, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा सांस के साथ आते हैं उनको हम डाययूरेटिक्स देते हैं, पेशाब आवर दवाएं होती हैं। और फिर अगर उनसे कंट्रोल ना हो तो 2 से 3 महीने के बाद पल्मोनरी आर्टरी लाइगेशन उसको कहते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो टेम्परेरी तौर पे वो कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो टॉफ के पेशेंट होते हैं, जो ब्लू हो रहे होते हैं, इनमें ब्लेलॉक एक शंट होता है, वो भी सर्जरी के ज़रिए। तो इस तरीके से कुछ टाइम पास हो जाता है ताकि बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि उसकी रिपेयर सर्जरी हो सकती हो। तो ये हमें टाइम मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि जब आपने जहाँ पर डिलीवरी कराई है कि वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ थी, एको है नहीं है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है या नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ ऑपरेशन का ज़िक्र किया, तो ऑपरेशन कितना ज़रूरी है, ये बताइए? जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो डिपेंड ये करता है कि सीवियरिटी कितनी है और किस एज में। अगर बहुत यंग एज के अंदर सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है बच्चे का, तो पल्मोनरी आर्टरी बेंडिंग कहलाती है, यानी कि लंग को जो बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा होता है उसको कम करने के लिए आर्टरी को थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं, एक बैंड लगा देते हैं जिससे प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ब्लू हो रहा है तो ब्लेलॉक शंट होता है, एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक शंट क्रिएट कर दिया जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी बेंडिंग आमतौर पर 2-3 महीने के बाद, और ये ब्लेलॉक शंट जो है तकरीबन 6 महीने के बाद ये किया जा सकता है। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि फर्दर क्या करना है। सर्जरी जो होती है रिपेयर सर्जरी, ये आमतौर पे 1 साल के बाद की जाती है। जब बच्चे का कुछ वेट भी बढ़ जाए, 8 किलो तकरीबन वेट हो, 1 साल एज हो, उसके बाद रिपेयरिंग सर्जरी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैथेटर, यानी कि जैसे एंजियोग्राफी करते हैं, जो प्लास्टिक करते हैं, कैथेटर के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, जैसे ASD, VSD, PDA है। तो इनको अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं रही, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये एंजियोग्राफी के तरीके से भी इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। अब डिपेंड ये करता है कि पेशेंट कब डायग्नोज हो रहा है और किस स्टेज पे है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस आपने बता दिए ट्रीटमेंट के हवाले से, तो आप मुझे बताइए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर ऑपरेशन ना किया जाए तो? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एक लास्ट रिजॉर्ट यही रह जाता है हमारे पास। लेकिन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि हम एडल्ट कार्डियोलॉजी करते हैं, तो इवन एडल्ट एज के अंदर भी लोग लेके आ रहे होते हैं कि भाई बच्चे के दिल में सुराख है। अब डिसाइड ये करना है कि इसको ऑपरेशन कराना है कि नहीं। माँ बाप बहुत ज़ाहिर है कि अपने बच्चे के बारे में स्ट्रेस में होते हैं, वो नहीं चाहते कि इतनी यंग एज के अंदर, इतनी छोटी एज के अंदर इतने बच्चे का इतना बड़ा ऑपरेशन हो। मगर याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन की भी एक एज है, आप ट्रीटमेंट की भी एक एज है। उस एज को बच्चा क्रॉस कर जाए तो फिर लाइलाज हो जाता है। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने जितनी रखी है मगर ये कि बहुत ही मिज़रेबल लाइफ होती है, तो काफ़ी तकलीफ़ में होता है बच्चा। तो कभी भी ये डिले ना करें। जो ही, यानी कि पैदाइश के बाद से लेके अगर बच्चा ग्रोथ सही नहीं है, सांस फूल रहा है या थक जाता है, तो डॉक्टर को दिखाएं, ऑस्कल्टेट कराएं।
और अगर कार्डियक प्रॉब्लम आती है दिल में कोई सुराख की, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसका ट्रीटमेंट कराएं, और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पाकिस्तान में भी पॉसिबल है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और इसको नेचुरल हिस्ट्री के तौर पे छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो आम तौर पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों के अंदर, एक तो ये कि हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो जिससे ना बच्चा लेट पा रहा होता है, ना चल रहा होता है, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर एरिथमियाज हैं कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, उस वो भी काफ़ी जो है डेंजरस कंडीशंस हैं। उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस है, जो कि दिल में इन्फेक्शन हो जाता है, दिल में पस पड़ जाती है, तो ये भी ख़तरा होता है। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से यानी कि करने से बेहतर ये है कि टाइम पे बच्चे का ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया है, तो आप ऑपरेशन कराएं और डरें नहीं, बस लाइलाज होने से बचाएं, इन कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएं, और अपने बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही और आज काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। नाजरीन, आज इस शो में मेरा और आपका साथ यहीं तक। नेक्स्ट शो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।